अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया है। बड़ा अहम ये उनका दौरा रहा है और कोयटा में उन्होंने खुशदार कुचलाक शाहरा का संग बुनियाद भी रखा है। और इस दौरे में ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं मादी वसाइल से माला माल है ये सूबा, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत पसमानदा हैं। ये पूरा सूबा जो है बहुत पीछे रह गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इकदाम करें जिससे इस सूबे के लोगों को आगे लेकर आएँ। उन्होंने अनाउंस भी किया कि हम 5 लाख घरानों के लिए एक प्रोग्राम लेकर आएंगे और उसके लिए 10 अरब हुकूमत खर्च करेगी। उसके साथ साथ दहशतगर्दी का शिकार उन्होंने कहा, चूँकि यहाँ के अवाम रहे हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये पूरे इस सारे प्रोसेस में हमारी अफवाज का पाक फ़ौज का बहुत अहम किरदार रहा है। हम उनकी भी कुर्बानियों को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं। लापता अफराद का मसला जो है वो एक बहुत बड़ा अहम मसला है, एक बहुत अहम इशू हमेशा से रहा है। उसके लिए भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो रेलिवेंट लोग हैं हम उनसे बात करेंगे और इन मसाइल को उठाएंगे ताकि इस मसले को हल किया जा सके। और अब तक जो तवज्जो नहीं दी गई इस सूबे पर, ये हम सब की मुश्तरका नाकामी है, लेकिन हम अब ये कोशिश करेंगे कि आगे इसको खुशहाल किया जाए और फोकस किया जाए, लोगों की तालीम के हवाले से काम किया जाए, उनको रोज़गार मुहैया किया जाए। ये एक बड़ा अहम आज का विज़िट है, इस पर हम बात करेंगे। इसके आगे क्या इम्पैक्ट होगा इस पर भी बात होगी। क्या वाकई ऐसे सूबे को जो अब तक पसमानदा रहा है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, और जिस तरह से वो इस वक्त ऐलानात कर रहे हैं, संग बुनियाद रख रहे हैं, मुख्तलिफ शाहराहें बनाई जा रही हैं, मोटरवे का भी उन्होंने कहा, मेट्रो का उन्होंने कहा कि उसका भी वहाँ पर आगाज़ किया जाएगा। तो ये क्या बहुत आसान होगा? किस तरह से लोगों को गुर्बत से निकाला जा सकता है? इकोनॉमी के हवाले से हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। बहुत आपसे बड़ा हमारा मसला पाकिस्तान का, इसका मुआशी इस्तेहकाम जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। अब नई हुकूमत किस तरह से इसको लेकर चलेगी, क्या तरजीहात होंगी? IMF का जो प्रोग्राम है, क्या उसी प्रोग्राम को दोबारा बहाल कराया जा रहा है या फिर नए प्रोग्राम के हवाले से कुछ बातें हो रही थी कि शायद नए सिरे से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए? इस वक्त क्या होने जा रहा है? IMF की जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त हैं। अभी भी उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल के हवाले से बात हो रही है कि उसकी कीमतों में इजाफा किया जाए और उसके साथ साथ टैक्स एमनेस्टी जो स्कीम इसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। बहुत अहम चीज़ है। और पॉलिटिकल हम फ्रंट पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने एक बड़ी अहम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा कल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें ये बताया गया था कि जो टेलीग्राफ आया उसमें कहीं साजिश का जिक्र नहीं है, उसमें मुदाखलत की बात हुई है, लेकिन उसको आप साजिश नहीं कह सकते। बड़ी वाज़ेह तौर पर पहले भी DGI SPR कह चुके हैं इस हवाले से, लेकिन आज फिर उन्होंने फोकस किया कि इस पर बात की जाए और इसको जब कोर्ट में हम लेकर जाएंगे तो इसकी जो हियरिंग है वो लोग सुन पाएँ, सबके इसकी हियरिंग हो। और अभी तक उसके ऊपर उनका जो स्टैंस है वो बरकरार है। वो ये कहते हैं कि ये साजिश ही है। क्या उनका ये बयानिया मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा? और ओवरऑल जब हम अमेरिका की बात करते हैं, ये पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं, तो इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं? नई हुकूमत को क्या चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शहजाद रज़ा, एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसके साथ मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं तनसीर बुखारी साहब। सैयद तनसीर बुखारी साहब जो हैं ये इकोनॉमिस्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा ये प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। शहजाद, हम ज़रा थोड़ा से पहले मैं चाहती हूँ कि पॉलिटिकली चीज़ों को वो कर लेते हैं, फिर इकोनॉमी समझने की कोशिश करेंगे बुखारी साहब से। इस वक्त बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने, अगर हम उसे आगाज़ कर लें तो वो अभी तक अपने बयानिए पर कायम है। वो उस चीज़ को अभी नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर हमारे इदारे ये बात कर रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ जो है इससे आपको हट जाना चाहिए कि ये साजिश नहीं हुई है। और उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि कोई कह रहा था कि इस किस्म के मरासले जो हैं वो आते हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। ये पहली मरतबा ऐसा मरासला आया है जिसमें इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की गई है कि जो गलत है और कभी भी सिफारती तौर पर ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती है। मतलब उनका स्टांस अभी वही है, उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अच्छा, पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की जो सियासत है और जो पाकिस्तान के लोग हैं और जो पाकिस्तान में जो वोट बैंक है उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है।
और इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद एक बड़ी अच्छी और कामयाब कोशिश की उस वोट बैंक को अपने नाम करने की। पाकिस्तान में 3-4 चीज़ें बहुत बिकती हैं सियासी तौर पे और उसके नाम पे वो लोग उनके लिए निकलते हैं। ऑब्वियसली उसमें शख्सियत का यानी पर्सनैलिटी का भी जो पहलू है वो बहुत अहम है। एक चीज़ आप करप्शन का नारा लगाएं कि जी करप्शन के ख़िलाफ़ हम जिहाद कर रहे हैं, खान साहब ने लगाया और उसकी वजह से उन्होंने वोट भी बहुत सारे हासिल किए और लोगों को जो है उसका अपना एक बयानिया बना दिया। इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने रियासत मदीना का एक नारा लगाया, यानी कि मज़हब कार्ड आप उसको कह सकते हैं खेला। ये बात जनरल मुशर्रफ साहब ने भी अपने दौर में की थी, इनलाइटेड मॉडरेशन अगर आपको याद हो, वो एक डिफरेंट एक वो था। लेकिन अब जब जो मज़हब कार्ड खेला गया पिछले 3.5 साल से, उसने भी लोगों को बड़ा मुतासिर किया। और एक तीसरा कार्ड जो पाकिस्तान में हर वक्त बिकने के लिए तैयार रहता है वो या तो है एंटी अमेरिका या एंटी इंडिया, आप या एंटी इसराइल भी उसमें शामिल कर लें, एंटी वेस्ट कह लें टू बी स्पेसिफिक। उसमें इस्लामोफोबिया भी आ जाता है, उसमें साजिश भी आ जाएगी, उसमें मसला कश्मीर भी आ जाएगा, उसमें दहशतगर्दी भी आ जाएगी, हर चीज़ आ जाएगी। तो खान साहब ने एक तो भारत के साथ जब भारत ने एक गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात किए कश्मीर के हवाले से, तो उन्होंने बड़े कामयाबी के साथ एंटी इंडिया कार्ड प्ले किया। और उसके बाद थ्रू आउट देयर टेन्योर उन्होंने एक तो इस्लाम कार्ड प्ले किया और उसके साथ साथ अब एक एंटी वेस्ट कार्ड वो प्ले कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामोफोबिया के नाम पे हो। और अब बात ये रही कि उन्होंने ये अमेरिका का नाम लेके और साजिश का जिक्र करके उन्होंने जिस किस्म की बात की है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिकनिज़म है अगर आप देखें। और लोग अगरचे अमेरिका जाने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन अमेरिका के नाम पर वो यहाँ पर निकलते भी हैं, नारे भी लगाते हैं और इस पर बड़ी रिसर्च भी की। इवन के अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन गुजरी हैं उन्होंने भी ये बार बार कर जानने की कोशिश की कि हम आखिर पाकिस्तान को सपोर्ट भी करते रहे हैं बकौल उनके, हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी है और जिसमें पाकिस्तान ज़्यादा बेनिफिशियल है, और लेकिन फिर भी हमें इतने एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स क्यों हैं, जिसकी बड़ी डीप रूटेड वजूहत है, उस पर नहीं जाते। तो खान साहब ने जब ये तीनों काम किए और ये कार्ड्स प्ले किए, उसकी वजह से उन्होंने एक अपना वोट बैंक इंटैक्ट भी रखा और एक बयानिया बना लिया। अब करप्शन की बात वो करते थे, लेकिन करप्शन में कुछ आप साबित नहीं कर पाए 3.5 साल के दौरान, और लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि जी आपने नारे तो बहुत लगाए थे, लेकिन आपने कौमी ख़जाने में कितनी रकम लेके आए, आपने उन मुजरिमों को कैसे सज़ा दिलवाई या दिलवाई भी या नहीं दिलवाई। लेकिन अब जब ये साजिश की बात हुई, आप बात देखें कि ये ट्विटर पे मुसलसल टॉप ट्रेंड्स हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़, इवन के आर्मी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। तो ये इस चीज़ की गम्माज़ी करते हैं कि लोग इस चीज़ को बाय करने को तैयार हैं। अब वो ये काम है अब बाकी सियासी जमातों का कि वो लोगों को ऑल्टरनेट नैरेटिव क्या देती हैं। अगर एंटी अमेरिकनिज़म की बात हो रही है तो क्या दूसरी समाज सियासी जमातें इस बयानिए को, जो कि दुरुस्त नहीं है, ठीक करने को तैयार हैं? लोग बात सुनेंगे आपके सियासी रहनुमाओं की, आपके स्कॉलर्स की, आपकी जो ओपिनियन मेकर्स हैं, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे वो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी। अब अक्सरियत इसमें से हम देखते हैं कि वो लोग खान साहब की बात को, चाहे वो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बाय कर रहे हैं और यही पैगाम वो आगे पहुंचा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में सियासी जमातों पे बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अवाम बात उनकी सुन रहे हैं, एक आखिरी बात में आ रहे हैं। जी एक सिर्फ आखिरी बात, तो ये जिम्मेदारी ये हुकूमत और जो जमातें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुखालिफ हैं, उन पर आयद होती है कि हुकूमत के साथ साथ लोगों का जो जहन है उसको भी साफ करें कि अगर ये मुदाखलत और साजिश में वाज़े तौर पे फ़र्क को बताएं और ये बात करें कि जी अगर अमेरिकी हमारे ख़िलाफ़ हैं तो दुनिया भर में ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन आप उसकी बुनियाद पर ताल्लुकात ख़राब नहीं करते। आपने काम करना है, आपने उनसे जंग नहीं करनी और आपने एक डिग्निटी के साथ उनसे एक रिलेशनशिप कायम रखना है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब इस एंटी अमेरिकन बयानिए में अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हों तो अमेरिका को तो शायद कोई नुकसान ना हो, नुकसान पाकिस्तान का यकीनन होगा। अच्छा, आपने जो बात की थी, मैं जाऊँगी बुखारी साहब की तरफ, लेकिन थोड़ा सा मुझे शहजाद ये बता दीजिएगा ऑल्टरनेट है क्या अब जो हुकूमत में मौजूद जमातें हैं उनको भी अवाम में जाना चाहिए, उनको भी जुल्स जुलूस करने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, क्या तरीक़ाकार हो सकता है? देखिए, हुकूमत का काम नहीं होता कभी भी जल्द से जुलूस करें, और यही एतराज़ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी उठाया करते थे कि हुकूमत का काम है कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों को अपने लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना। तो इस वक्त जो हुकूमत में इत्तेहाद बैठा है
उसने कारकर्दगी दिखानी है और मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश करनी है कि इस बयानिए को ख़त्म किया जाए। कि अगर खान साहब कहते हैं कि जी इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, तो खान साहब की इस बात को वो सिर्फ इसी तौर पर उसकी नफ़ी कर सकते हैं कि वो अपने अमल से, अपने फैसलों से ये जाहिर करें कि हम ठीक काम कर रहे हैं, इकॉनमी को सहारा दें, और उसके साथ साथ कोई ऐसे ऑल्टरनेट मीन्स तलाश करें कि लोगों की जो ये जहन बन चुका है इसको थोड़ा सा खोलें, और जो इसमें लोगों को गलत चीज़ें फीड की जा रही हैं इसको काउंटर करें। तो जल्द से जुलूस मैं इसके हक में नहीं कि हुकूमत को करना चाहिए, इसका मुतबादिल नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा तंसीर बुखारी साहब, मुआशी इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी तरजीह होनी भी ये चाहिए और ज़रूरत भी सबसे बड़ी वक्त की यही है कि हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा हो। इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एग्जैक्ट इस वक्त सिचुएशन क्या है? हम IMF में जा रहे हैं, जो प्रोग्राम पहले हमारा चल रहा था उसी को बहाल कराने की कोशिश हो रही है। ऑब्वियसली वहाँ से कंडीशंस भी होंगी। अब इन्होंने अगर इनकी बात को रिलेट कर लें, हुकूमत का काम नहीं है जल से जुलूस करना, लेकिन उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए फिर पैसा भी चाहिए, बजट भी चाहिए। बजट हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि मुल्क हमारा है, हम 22 करोड़ इसकी आवाम है। चंद हुक्मरान हमारे पे हुक्मरानी करते हैं और उसके बाद अपने फेल शुदा तजर्बात का सारा खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है आवाम को। अभी शहजाद जैसे बात कर रहे थे, प्रीवियस गवर्नमेंट जब चार्ज में मौजूद थी तो आपको अगर याद हो इकॉनमी को डैमेज कैसे किया जाता है। पहली 2018 की जो गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो इल्ज़ामात ये लगाए गए थे कि हमारे लिए माइंस जो हैं वो लगा के गए थे, तो हम आए तो हमें मईशत तबाहशुदा मिली। लेकिन अगर हम फिगर्स पे जाएं तो ये उसके बरक्स बात है। मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि 2018 में मुआशी अशारिये बहुत मुस्बत थे, बहुत बेहतर थे, कोई माइंस नहीं लगाई गई थी। एक माइन लगाई गई या दो लगाई गई, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या थी। 2018 में जैसे आप भी सैलरीड हैं, सैलरीड को एक बिलो टैक्स लेवल तक लेके गया, बहुत कम टैक्स चार्ज का रेट लगाया गया था। नॉर्मल बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर टैक्स लगता है 30%, 35%। तो पिछली गवर्नमेंट जो आज की हाजिर गवर्नमेंट है जी, यानी मुस्लिम लीग नून की और इनकी जो अलाइज हैं मिल के गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने किया ये था कि सैलरीड पर्सन का टैक्स 15% कर दिया था। 30-35% से ड्रॉप करके इसको खान साहब ने माइंस कहा गया। अब आ जाए, खान साहब ने क्या किया, 2 माह पहले वो 25 अक्टूबर के नोटिफिकेशन के तनाज़ा से पता चल रहा था कि गवर्नमेंट के अंदर मसाइल पैदा हो चुके हैं। ठीक है। और आपको याद होगा 5 रुपये बिजली के यूनिट का ड्रॉप दे देना ड्रामेटिकली, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में राइज कर रहा था, उसको 10 रुपये लीटर पे कम कर देना। ये माइंस हैं, इन रियल माइंस, कि जब आपको नज़र आया कि इक़्तिदार मेरे हाथ में नहीं रह रहा और हुकूमत मेरे हाथ से जा रही है, तो आपने पेट्रोल को 10 रुपये लीटर पे कम किया, बिजली का निर्ख कम किया, IMF के साथ चलता हुआ प्रोग्राम आपने स्टॉप कर दिया। आपने नुकसान किसको दिया? आपने मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान नहीं दिया, आपने 22 करोड़ अवाम को नुकसान दिया। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि अलमिया ये है कि हमने आज तक इस मुल्क को अपना घर समझा नहीं है। या ये PTI का घर बन जाए, या ये मुस्लिम लीग नवाज का बन जाए, या ये पीपल्स पार्टी का बन जाए, कोई एक तो इसको अपना घर समझ ले। खान साहब जब अपने इक़्तिदार के आखिरी लम्हों पर थे, काश के वो इस सूरत हाल को भांप चुके थे। अगर मैं ये कहूँगा इकॉनमी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें कतन ये 10 रुपये लीटर का स्टंट नहीं करना चाहिए था। आज अगर उस वक्त के वज़ीर ख़जाना को बुला के पूछ लें, बल्कि आपने ही प्रोग्राम किए, दूसरे चैनल्स ने किए, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा सोर्सेज आ गए हैं, हम ये वाले पैसे पूरे कर लेंगे। जो हमने कलेक्ट किया है वो बहुत ज्यादा हमने कलेक्ट किया है, उसमें बहुत कामयाबी हुई है, तो वो पैसा हम वहां से हम पूरे करेंगे। अब उसकी हकीकत भी समझ लीजिए, वो जो एक्स्ट्रा टैक्स जिसे कहा जा रहा है वो इन्फ्लेशन के नाम पे, महंगाई के नाम पे एक्स्ट्रा टैक्स था। बात ये है कि आपका एडिबल ऑयल जो था वो 150 रुपये लीटर बिकता था आज से 4 साल पहले, वो 500 रुपये लीटर हो गया। उस पे पहले आप 25 रुपये सेल्स टैक्स दे रहे थे, आज आप 125 रुपये दे रहे हैं। तो आपके वो रेवेन्यू टारगेट भी फेक टारगेट थे। मेरे करीब ये 6000 बिलियन का टारगेट अचीव करना कोई बड़ी क़यामत नहीं थी। जिस हद तक महंगाई मुल्क में हमला आवर हो चुकी थी,
उसको मद्देनजर रखे तो ये तो 10,000 अरब से भी ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन कतन नहीं गया। FBR ने अपने नारे लगाए, साबिक गवर्नमेंट ने अपने नारे लगाए कि हम टारगेट अचीव कर रहे हैं, हम टारगेट अचीव कर रहे हैं। मैं अगेन वही कहूँगा कि इस मुल्क को अपना घर अगर समझा जाता तो ये कभी, हाँ इन्होंने बदला क्या लिया कि पिछली गवर्नमेंट जो 2018 में इनको हैंड ओवर कर रही थी, उन्होंने जी सैलरीड का जो है टैक्स, भाई वो जस्टिफाइड है। हाँ। आपका सैलरीड तबका ऐसा है, ना उसके पास एवेजन का कोई रास्ता है, ना अवॉइडेंस का कोई रास्ता है। शहजाद की अगर सैलरी 100 रुपये है तो शहजाद साहब ने उस पर 25-30 रुपये टैक्स देना है। ये कैसे छुपाएंगे? इनका एम्प्लॉयर ये PTV स्टेशन है, वो इनको क्रॉस चेक से पैसे दे रहा है, ठीक है। ये कैसे? बिजनेसमैन के पास 20 रास्ते थे, तो उन्होंने एक लीनियंट व्यू रखते हुए सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया, रिलैक्स किया। अब उसका बदला क्या लिया गया? 10 रुपये पेट्रोल सस्ता। अब अच्छा तमाशा क्या चल रहा है, इंतजार में है अपोजिशन। अब अपोजिशन तो अपोजिशन रही नहीं है, बेसिकली दे आर आउट ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड। अच्छा, अब वो क्या इंतजार में है कि किस दिन 30 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा तो हम ये नारा लगाएंगे कि ये बहुत बड़े चैंपियन थे, ये कहते थे इकोनॉमी को हम कंट्रोल करेंगे, हम ऐसे करेंगे और आपको बढ़ाना तो पड़ेगा। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। मुझे IMF प्रोग्राम के हवाले से ज़रा तफसीली बात करनी है कि अब क्या हमारे जो नए वज़ीर ख़जाना है, क्या वो कोई रायत ले पाएंगे या फिर इसी तरह से जो पेट्रोल की सब्सिडी है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, तो फिर महंगाई से ज़्यादा। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी। ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकली मैं चाहती हूँ कि शहजाद से कर लूँ बात। शहजाद, मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि वो उनकी बाइस्ड एक अप्रोच है, वो सही तरीके से चीज़ों को लेकर चल नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ जो केसेस हैं, वैसे भी अदालतों में उनसे एक सवाल किया गया कि आपके केसेस जो हैं वो बाद में सुने जाते हैं, हमजा शहबाज के लिए जो केस होता है उसका फैसला पहले आ जाता है, 63A का फैसला होता नहीं है, वो ईद के बाद चला जाता है। तो फिर क्या आप यकीन करते हैं इन अदालतों के फैसलों पे? प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाली इससे पहले मुझे बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस वक्त हैं उनको किसने लगाया था? अच्छा, उन्होंने वैसे एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगवाया गया था, याद है? पिछले दिनों लगवाया गया था। कहा एक जलसे में। अगर मेरी बात सुने, देखें नाहिद, मेरी बात सुने, अगर कोई मुल्क का वजीर आज़म, हुकूमत का सरबराह ये बात पब्लिकली कहे, जो कि मैं रिकॉल इस वक्त नहीं कर रहा, आपको यकीनन याद होगा कि जी लगवाया गया था, देन दैट पर्सन डजंट डिजर्व टू बी द प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई ये पब्लिकली बात कहता है तो प्रेशर होते हैं, नो डाउट, बुखारी साहब एग्री करेंगे मेरे से, प्रेशर होते हैं, कभी आप गिव इन कर जाते हैं, कभी आप स्टैंड कर लेते हैं, यही पॉलिटिक्स है इसका नाम। लेकिन ये कह देना लगवाया गया था, आपने लगाया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इंतहाई अहम ओहदा है कि जिसके ऊपर अगले इंतखाबात का दारोमदार है कि वो साफ शफाफ हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब आपने जब एक बंदा अपॉइंट करना है, सो आपके पास तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट आती हैं इसके बारे में कि भाई ये बंदा ठीक है, पाकिस्तानी शहरी है, लॉयल है, अपराइट है, ऑनेस्ट है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, सियासी झुकाव तो नहीं है, मतलब जो भी इसमें आप चीज़ें शामिल कर लें। उसके बाद आप मुशावरत से ये बंदे को अपॉइंट करते हैं। अब इशू ये कि पिछले कोई 6 साल हो गए हैं सर जो फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, और पिछले 10 साल 14 से तकरीबन चलें 12 वो केस चल रहा है। अब वो अकबर बाबर साहब रो पिट के उन्होंने पता नहीं कितनी हज़ारों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी इसमें कि मुझे जी इस पे फैसला चाहिए। अब ये एक अदालत का फैसला है कि जिन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर इसको आप केस को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, कोई डिले नहीं। इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक सर तकरीबन 75 एडजर्नमेंट्स या इससे भी ज़्यादा एडजर्नमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले चुकी है। अग्रीड के खान साहब ठीक कहते हैं कि बाकी सियासी जमातों की भी जो पीपल्स पार्टी का भी होना चाहिए, ना, उनका भी साथ होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने पार्टी के खिलाफ केस नहीं किया। अकबर बाबर बानी रहनुमा अराकीन में से हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने केस किया, वो सारी चीज़ चल रही है इररेलेवेंट। इससे पॉइंट इसके आप जब इस किस्म के इदारों को जब आप कंट्रोवर्शियल करते हैं, अब खान साहब के जलसों में माजरत के साथ हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल होती रही है। खान साहब को ख़ुद कहना पड़ा कि जी फ़ौज हमारी है और फ़ौज के बगैर पाकिस्तान की बका जो है वो मुमकिन नहीं है और ये ना करें। टॉप ट्रेंड चल रहे हैं उसके, ये कौन चला रहा है FINS पे कार्रवाई की। अब आपके जो जिस तरीके से कंट्रडिक्शन हो रही है, फवाद चौधरी साहब हमारे जो वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं वो कहते हैं ये क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए, इस वजह से हुकूमत चली गई। एक डेमोक्रेट को ये बात कहने की ज़रूरत पेश आनी ही नहीं चाहिए कि भाई व्हाट इज द एस्टैब्लिशमेंट। आर्म फोर्सेज हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के तहत काम करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते हैं, वो डिफेंस सेक्रेटरी के तहत जो है वो काम करते हैं। पाकिस्तान की तारीख जो है वो मुख्तलिफ है यकीनन। DG ISPR ने भी इस बात का एडमिट किया अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमसे गलतियां हुई हैं, एक तारीख है, उससे वो आप अलहदा जुदा नहीं कर सकते।
लेकिन मसला ये कि जब सियासतदान ये बात करने लगेंगे कि जी जिनसे गलती हो गई है उसको सुधार लें उसको, अब गलती नवाज शरीफ से तो नहीं हुई खान साहब के कहने के मुताबिक, उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब है। तो पहले आप कहते हैं, ये आप एडमिट करते हैं कि इस बात से कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी जिसकी वजह से आप आ गए थे, फिर आप चले गए तो आप कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब थे इसलिए हम चले गए, फिर अब आप कहते हैं कि जी जो गलती हो गई उसको सुधार लें। तो ये कुछ चीज़ समझ नहीं आती। आप इतने पॉपुलर लीडर हैं, आपके जलसों में जितने लोग आ रहे हैं वो मतलब कम ही होता है कि सियासी जमात के जलसों में आए, नो डाउट बड़े जलसे आप कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आप अवाम की ताकत पर भरोसा रखें। आप पहले आप जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाते हैं, बाद में आप कहते हैं कि जी गलती हो गई थी। गॉड सेक आप सियासत करें, मुल्क के साथ ना खेलें, इदारों के साथ मत खेलें। हाँ। आप ये साजिश का ड्रामा करके आप मत करें, ताल्लुकात खराब करें। कितने अरसे तक चल सकता है ये चीज़ें? अब लोग निकल रहे हैं, उनके साथ दे रहे हैं, ये कितना अरसे तक? या तो आप ये समझते कि इतना प्रेशर बन सकता है कि इस खौफ से फौरी इलेक्शन हो जाए, या फिर ये सिलसिला कोई बहुत आगे नहीं चल सकता? कब तक आप लोगों में इस सारे बयानी को जिंदा रखेंगे? मेरे ख्याल में उन्होंने इस्लामाबाद मार्च का आज ऐलान किया है। ऐलान से मुराद ये उन्होंने कहा कि तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, आप इस्लामाबाद मार्च करते हैं। और बुखारी साहब बहुत बेहतर जानते हैं तहरीक इंसाफ को कि उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो लोग जमा कर सकते हैं। आपको याद होगा जो 126 दिन का धरना दिया, और उस पर भी उस वक्त नून लीग की हुकूमत में इख्तलाफ था। चौधरी निसार अली खान जो उस वक्त वजीर दाखिला थे, वो नहीं चाहते थे ये रेड जोन तक आए, उनको आप पारा आपको याद है कि वहां तक रोक दिया गया था। नवाज शरीफ साहब और बाकी लोगों ने उस वक्त ये कहा कि नहीं जी इनको आने दें और हम नहीं चाहते कोई फसाद हो। लेकिन गिवन द हिस्ट्री, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस वक्त जो हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, वो चाहेगी कि किसी किस्म का भी एक इस किस्म का जो ड्रामा है ये इस्लामाबाद में दोबारा ये जो यहाँ पे एक रचाया जाए। और मेरे ख्याल में उससे पहले ही काफ़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी, फैसले हो जाएंगे, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी सामने आ जाएगा। हो सकता है कि ये जो साजिश का एक थ्योरी आप बेच रहे हैं इसकी बुनियाद पर भी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो कि साबका वजीर आज़म है वो गलत बयानी से काम लेते हैं, स्टेट रिलेशंस को वो ख़राब करते हैं, सो उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में सियासी तौर पर यह गलत होगा अगर खान साहब के खिलाफ किसी भी किस्म की इस मौके पर कानूनी कार्रवाई की गई, क्योंकि उसको इंटरप्रेट किया जाएगा एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि किसी ऑल्टरनेट तरीके से इस चीज़ को रोका जाए, फिजल आउट किया जाए, और तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से इंगेज कर लिया जाए किसी भी किस्म के डायलॉग में, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात हो, अर्ली इलेक्शन हो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो। वो नहीं आ रहे, अभी वो नहीं आ रहे। वो उन्होंने आज भी कहा, उन्होंने कहा ईवीएम्स के हवाले से भी उन्होंने बात की कि उसमें बड़े शफाफ इलेक्शन हो जाने थे। ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से भी बात की, अब ये ईवीएम्स को खत्म करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज को। वो कहते हैं मैं तो पहले कह रहा था कि इस किस्म के इस्लाहात लेकर आना चाह रहे हैं जो सिर्फ इनको फायदा दे और उससे नुकसान होगा। देखिए सिर्फ एक बात, फिर बुखारी साहब माजरत उनका थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने, कि सदर आरिफ अलवी को इस वक्त जो हुकूमत है वो नहीं चाहती इम्पीच किया जाए। वो एक प्रोसेस भी थोड़ा सा मुश्किल है, वो ये बता सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ सिस्टम का किसी ना किसी तौर पर हिस्सा रहे, चाहे वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के तौर पर रहे, ताकि अगले इलेक्शन तक किसी भी किस्म का ये और सियासी गर्मी इतनी ज्यादा ना बढ़े। ठीक है शहजाद, मुझे इजाजत है सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकुल फारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, इस वक्त की सारी सिचुएशन है उसके हवाले से अगर हम एक जायज़ा लें, जिस तरह से इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से वो पहले भी बात कर रहे थे, अभी भी उन्होंने कहा कि उसमें सही तौर पे काम नहीं होगा, ईवीएम से अगर इलेक्शन नहीं होंगे या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हक नहीं मिलेगा तो इसमें फिर बेहतर तरीके से इलेक्शन हो नहीं पाएंगे, वो शफाफ नहीं होंगे जो आगे इलेक्शन होंगे फिर। और जो वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, जो उनका बयानिया इस वक्त अवाम में मकबूल है, तो इस सारी सूरत हाल में आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आप लोगों के पास क्या स्ट्रैटेजी है कि जिसके तहत आप ये समझते हैं कि हम लोगों को बताएंगे कि असल हकीकत क्या है? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक चलते और अपना प्रोग्राम जो उन्होंने कौम को दिया वो उसमें सच्चे होते तो 3.25 साल, यानी अमेरिकी सदर के पास 4 साल होते हैं तो 3 महीने कम पूरे अमेरिका के सदर का जो टेन्योर है वो पूरा कर चुके हैं। उसमें तो उन्होंने हर महाज पर उन्हें नाकामी कौम को दी है। अच्छा, फिर आ जाए इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमिश्नर ने 18 खतूत लिखे हैं उन्हें, 18 उन्होंने वो रिकॉर्ड पर रख दिया कि जी डिलिमिटेशन और ये चीजें हैं। उसमें एक खत का जवाब इमरान खान साहब ने उनको नहीं दिया। ठीक है, तो अगर इलेक्शन की तैयारी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो उन्होंने कहा जी ये खतूत लिखे हैं
ये सूरत हाल है। ठीक है, हम तो 7 महीने से पहले इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं हैं। सही है। तीसरी बात जो वो कहते हैं जी कि ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटर अपना वोट का हक मिलना। वोट हक देना। ईवीएम जो है दुनिया भर में बहुत से मुल्कों ने इसको अपने यहाँ लागू किया और फिर खत्म कर दिया, हत्ता के बहुत से मुल्कों की जो अदलिया है उसके हुक्म पर भी ये खत्म करना पड़ा। अब मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बहुत बड़ा तबका जो है मजदूर है और बड़ा तबका जो है 50 साल के बाद उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, थंब इम्प्रेशन, वो ही खराब हो जाता है। वो वोट डालने अगर जाएगा तो उसका तो वोट ही नहीं डाल सकेगा। तो अगर ये 20-25% लोगों जो है नहीं डाल सकते, तो पहले तो ये बताइए कि क्या वो इंतखाबात मुनसिफाना होंगे? क्या उन लोगों को वोट डालने का हक मिल जाएगा? इमरान खान साहब एक बात लेते हैं, उसको प्रोपेगेट करते हैं, वो जब ट्वीट हो जाते हैं तो फिर एक नया बयानिया गाड़ लेते हैं। कितनी बातें उन्होंने आज कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफी हो जाएं, वो अपने पसंद नापसंद के फैसले जो हैं वो जब देते हैं पसंद नापसंद के हिसाब से काम करते हैं। वो 22 है उनके। आप उनका वो क्लिप चलाएं ना जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें हमारी इनपुट भी है, सब भी, और हम इस इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुतमईन हैं, और साथ ही वजीर साहबा जो है श्री मजारी साहबा वो भी एंडोर्स कर रही हैं। जरा वो चलाएं। तो अगर उन्होंने अपनी मर्जी से और मशरफ से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किए थे और इन पर इत्मीनान का इजहार किया था, फिर अगर वो कानून कायदे के मुताबिक चले तो इनको एतराज नहीं होना चाहिए। जिस हवाले से वो डर रहे हैं वो फॉरेन फंडिंग है। देखिए 8 साल हो गए हैं ये कहते दूसरों को कि जी स्टे के पीछे ना छुपो, फला ना करो। भाई आपने 100 से ज्यादा एडजर्नमेंट ली हैं दरखास्तें देकर, आप 4 दफा हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में इससे ज्यादा गए हैं, अभी फिर आप चले गए हैं क्या? वो नहीं जी बस इनको रोक लें। भाई खुदा के बंदो, 8 साल में अगर आपके पल्ले सच है, आपने कोई गड़बड़ नहीं की, हिसाब पेश करें और जाएं, आपको कोई खतरा ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपने गड़बड़ किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से डर रहे हैं, अपने गलत कामों से डर रहे हैं और लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी अदालतों पर चढ़ दौड़, इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। सच जो है वो ऐसी चीज है कि सूरज की तरह, जिस तरह 1:15 नेज़े पे सूरज आ जाता है ना 12 बजे, 1:15 नेज़े पे ये सच आके सामने आपको जुटला देगा, फिर आप क्या करें? ये बताएं कि अगर उन्होंने यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो आपकी यानी हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? बिल्कुल जिस तरह हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और हमने कहा था वो पुरअमन होगा और उसके लिए जगह भी हमें मिल गई थी कि आप इधर होंगे, बल्कि सिटिंग गवर्नमेंट इमरान खान साहब ने भी वही लॉन्ग मार्च कर दिया ना जब उन्होंने अपने लोगों को कॉल दी। तो दोनों को अलग अलग जगह जनाब सुप्रीम कोर्ट कहने पे मिल गई। तो हम बिल्कुल किसी को ये इजाजत तो नहीं देंगे कि वो कानून अपने हाथ में ले, वो लोगों के रास्ते रोके, लोगों के लिए जो है वो चलना फिरना वो महदूद बल्कि मुश्किल और नामुमकिन बना दे। बाकी फैसला वही होगा जो आइन कहता है। वक्त बचा ये बताएं कि ये हिकमत अमली और ये जो आप हैं वे ऑफ वर्किंग, ये तो हमेशा से लागू है। तो गुज़िश्ता दौर में जब आपकी हुकूमत थी तो खान साहब आए, आप आरा के पास क़याम किया, चौधरी निसार साहब इस हक में नहीं थे वो रेड जोन तक जाएं, आपके वजीर दाखिला उस दौर के, तो क्या वही तरीक़ाकार होगा या रोका जाएगा? उसमें तो इन्होंने अपने वादों की खिलाफ वर्जी की। उसमें तो ये क्रेन लेके लाहौर से चले, उसमें ये कौमी असम्बली के अंदर वहां घुस गए, उसमें ये क्रेन के जरिए ईवान सदर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसने की कोशिश की, पीटीवी आपके चैनल पर कब्जा कर लिया, उसमें तो इस बातें उन्होंने की। ये नहीं करने दिया जाएगा किसी कीमत पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और नाज़रीन अभी सगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। ज़रा इनसे भी मज़ीद समझ लेते हैं कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है उसके लिए इनकी क्या स्ट्रेटजी है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में लोग तैयार रहें, वो जल्द ही कॉल देने वाले हैं, इस्लामाबाद शायद फिर धरना होगा, यहाँ पर लोग जमा होंगे, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? उसके अलावा वो मुदाखलत और साजिश वाला जो उनका बयानिया है इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट कर दिया गया है पब्लिक में, पब्लिक उसको बाय भी कर रही है। तो सर, इसको काउंटर करने के लिए इस वक्त आप लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनी तैयार आपने रखी है, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? जी हमारी स्ट्रेटजी बड़ी सादा है। हम तामीर करेंगे और तखरीब को रोकेंगे। तो जो तो मुल्क को दोबारा सही तरक्की की डगर पर डालने का प्रोग्राम है वो हम जारी रखेंगे। आज आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान तशरीफ ले गए। जी बिल्कुल। और वहां भी उन्होंने बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए वहां के रहने वालों के रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए उन्होंने अपना एक प्रोग्राम दिया है, जिस पर वो सबसे जो है तेजी से अमल करने के अहल हैं। आपके नाजरीन को मैं दोबारा याद करा दूं कि पाकिस्तान के जो सियासी उफक पर शहबाज शरीफ से ज्यादा तजर्बाकार शख्स नहीं है, जिसने पंजाब का सूबा जो है वो 3 दफा चलाया है, वो 5 साल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे हैं। तो पाकिस्तान की हाकमियत का और ग्रास रूट्स पे जो डेवलपमेंट है, जितना तजर्बा शहबाज शरीफ के पास है, गालिबन पाकिस्तान में किसी और सियासी लीडर के पास नहीं है। तो इंशाल्लाह वो डिलीवर करना शुरू करेंगे। और अगर इमरान खान साहब अपने जमहूरी दायरा अमल में रहते हुए एहतजाज करते हैं, बड़ी खुशी से करें, जरूर करें। लेकिन जिस तरह 2014 में उन्होंने आकर डंडों से उसी इमारत पर कब्जा किया था जहां से आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, ये आपके नाजरीन को याद कराना चाहिए कि इस पाकिस्तान टेलीविजन के हेडक्वार्टर पर पीटीआई के कारकुनान डंडे लेकर हमलावर हुए थे और काबिज हुए थे। तो इसकी तो इजाजत अब नहीं दी जा सकती। और इसी तरह जो है वो बुलडोजर लेके उन्होंने पार्लियामान के जंगले गिराए थे, उन्होंने डंडे लेकर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और जवानों को जदोकोब किया था, सुप्रीम कोर्ट के जंगले पर अपनी छलवारें लटकाई थी। इसकी इजाजत नहीं है। जो आइन कहता है कि आप अपना इजहार राय का हक है वो रखें तो जरूर रखेंगे। और पाकिस्तान के शहरी जब अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, हमारा फोकस जो है, हमारे तमाम जो तरजीह है वो तामीर है और तकरीब को हम जोर से रोकेंगे। खुर्रम साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये तो आप काम कर लेंगे, तकरीब से रोक भी लेंगे और हुकूमत और रियासत के पास बड़े वसाइल होते हैं, जो एक बयानिया लेके चल रहे हैं इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंटी अमेरिका या एंटी वेस्ट का, वो लोगों की जो एक जहन साजी उन्होंने शुरू कर रखी है और शायद लोग उसके ऊपर जो है वो राग़िब भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख लें, अदरवाइज जलसों में भी उनके देख लें। इस चीज़ को आप कैसे काउंटर करेंगे? हुकूमत जल से जुलूस नहीं कर सकती, सो लोगों को ये कैसे समझाएंगे कि ये जो बयानिया है ये दुरुस्त नहीं है? जी इमरान खान साहब का जो फोकस है वो है ट्विटर स्पेस। वो ट्विटर स्पेस करके अपने जो उनके हामी हैं उनसे बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून का जो हमारी तरजीह है वो करियाना स्पेस है कि करियाने की दुकान के बाहर जो गरीब मेहनतकश मजदूर पाकिस्तानी खड़ा है, जो 500 रुपए किलो घी खरीदने के काबिल नहीं है, हमने तो उस स्पेस को आसान बनाना है पाकिस्तान के शहरी के लिए। तो वो अपने ट्विटर स्पेस में जो मर्जी झूठ बोले, और मैं इसको कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं कि ये साजिश का बयानिया मुकम्मल झूठ है, लग़्व है, बेबुनियाद है। इसलिए वो उसको कहते रहे। हमारा फोकस ये होगा कि हम पाकिस्तानी जो मेहनतकश मजदूर काश्तकार उनकी जिंदगियों में आसानी लेकर आए, उनके लिए खुशहाली के मौके पैदा करें, उनके बच्चों के लिए रोजगार के मौके पैदा करें। तो ये आज खुद ये जो ट्विटर स्पेस वाला जो इस वक्त बगूला है वो हवा में तहलील हो जाएगा। ठीक है, ये लेकिन उस स्पेस को आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, उनको भी आपने इंगेज करना है। प्लस आपने हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के शहरी होने के नाते कि तमाम जो हमारी यहाँ पर सियासी जमातें हैं वो आपस में एक दूसरे को इंगेज करें। ये एक बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त। एहसन इकबाल साहब ने कल एक ख़त लिखा है असद उमर साहब को, उन्होंने कहा कि शिरकत करें आप, आखिरी जो उसमें सेशन है आप बताएं कि किन प्रोग्राम्स को आगे लेकर चलना है, किन को चलना चाहिए। तो इस किस्म के कोई इनिशिएटिव्स हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। दूसरा जो रिज़ाइन कर दिया गया है वो भी एक बड़ा अहम मामला है, अपोजिशन के बगैर नहीं चला जा सकता और ना ही फौरी तौर पर जो है इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं इतनी सीट्स पर। तो सर उसके लिए क्या करेंगे? जी हमें ये मालूम है कि हम क्या नहीं करेंगे।
हम ऑपोजिशन के रहनुमाओं को नाहक और नाइंसाफी से जेल में नहीं डालेंगे और उन पर तशद्दुद नहीं करेंगे। ठीक है। हम पिछली हुकूमत के वफाकी वजीरों की तरह पार्लियामान के मेजों पर चढ़कर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बजट की किताबें नहीं मारेंगे। हम ऑपोजिशन के खिलाफ गाली गलोच और उनको गद्दार नहीं कहेंगे। हमारी यही स्ट्रेटेजी है कि जो ये फाशिज्म हमने पिछले 4 साल देखा है, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत को पनपता देखना चाहते हैं। एहसन साहब का खत उसी की एक कड़ी है। तो हम वो नहीं करेंगे जो पिछली हुकूमत ने किया। जो एंगेज करने की बात है, देखिए हमने तो बारहा पार्लियामान में खड़े होकर कहा कि आप हमें एंगेज करें, लेकिन एक ऐसा वजीर आजम जिसका बोक्स, जिसका इंतकाम उनकी दूसरी हर जो कैरेक्टर है उस पर गालिब आ चुका था, जो ये कहता था कि मैं अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो वो लोग जो आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, जो आपको कहते हैं कि हम इस पार्लियामान में इसलिए नहीं बैठेंगे कि यहाँ गद्दार बैठे हैं, तो एंगेज करना बहरहाल हमारा फर्ज है, हम उसे जारी रखेंगे। लेकिन उनकी जो फाशिस्ट हरकतें हैं हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। हमारे ऊपर पाकिस्तान में रहने वाले 22 करोड़ अवाम, उनके बच्चों की जिम्मेदारी है। हमें इस मुल्क को ऐसे तरीके से जमहूरी रवायत के जरिए आगे लेकर जाना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। तंसीर बुखारी साहब, सर इस वक्त तरजीहात क्या हैं? IMF के प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे जहाँ से सिलसिला टूटा था आपके साथ गुफ्तगू का, मुझे अब उसके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि उसी प्रोग्राम को बहाल हम करवा पाएंगे क्या? उसमें कोई आसानी, कोई राहत मिल सकती है? नए वज़ीर ख़ज़ाना ले सकते हैं? क्या शराइत होंगी? कहा जा रहा बड़ी कड़ी शराइत हैं। ऑब्वियसली आपको वो सब्सिडी ख़त्म करनी है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, फिर उसके अलावा टैक्स एमनेस्टी की भी बात हो रही है आपकी, तो बल्कि ये फील्ड भी है, इसको भी ज़रा थोड़ा वाज़ी करें, क्या होगा आगे? अच्छा, सियासी माहौल से मौशी माहौल की तरफ आते हुए गुज़िश्ता से व्यवस्था थोड़ा जिक्र कर दूँ। अभी 2 मेरे भाई जिक्र कर रहे थे, शहजाद साहब ने भी जिक्र किया। मरियम नवाज़ साहिबा की एक स्टेटमेंट आप लाजमी ज़हन में रखिएगा कि उन्होंने ये कहा है कि अब ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं है बिल्कुल जो पहले थी। अच्छा, पहले मुस्लिम लीग नून क्या थी? वो उन्होंने ये कहा थी, आहनी हाथों से निपटेंगे। उन्होंने एक बड़ी जू मानी बात की है। वो इमरान खान साहब अपने जलसे में उसका असर भी उनमें आ रहा है, उन्हें नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो कानून का रास्ता आप बेहतर समझते हैं, आप भी समझती हैं। अब आ जाए IMF, और मैंने वही बात आप पे दोबारा करूंगा कि इस मुल्क को घर नहीं समझा गया। जाते जाते वो तमाम ईंटें निकाल दी जिससे दीवार गिरने के करीब है। ठीक है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब UK गए, UK से अब अमेरिका गए हैं। अच्छा, UK में उनके उस्ताद हैं इसहाक डार साहब। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम में उनको सुन रहा था, तो वो जो अंदाज़ है इसहाक डार साहब को मैं वाकई उनके यानी काम करने के सलीके से मैं कन्विंस हूँ। यानी आप मुझे प्रेजुडिस भी कह सकते हैं, मुतासब भी कह सकते हैं। अगर मैं उनकी तारीफ़ कर दूँ या उनके काम की बेहतरी के बारे में कह दूँ, तो इसमें मैं बरमला ये अपना इजहार करना चाहता हूँ कि उनको काम करना आता है। ठीक है। एक प्रोग्राम में उन्हें ऑन एयर लिया गया और एंकर ने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरह से इनसे पूछ लूँ कि डॉलर को आप एक्चुअलाइज कहाँ पे करेंगे। अच्छा, वो चाहती ये थी कि उन्हें गुफ्तगू से महसूस हो रहा था कि 168 165 पे एक्चुअलाइज होगा। आज शायद 188 है, बढ़ता चला जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ रही है। अच्छा, डार साहब क्योंकि आपके वजीर ख़जाना रहे, और ये उस वक्त वजीर ख़जाना रहे जब 2013 में स्टार्ट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने मिलकर हुकूमत फॉर्म की थी। ठीक है, आपको याद होगा। सर अब वक्त थोड़ा कम है, मैं उसको वाइंड अप पे आ रहा हूँ। अच्छा, करंट सिनेरियो ये है कि मिफ्ता साहब के लिए हाई टारगेट है। ठीक है। IMF हमारे मामू का बच्चा, चाचू का बच्चा नहीं है जो हमें बताएगा अच्छा खान साहब ने वो अमेरिका वाला बयानिया दिया है, आपकी हुकूमत टॉपल हो गई थी, अच्छा इस वजह से उन्होंने किया। कतई नहीं। वो बड़े ब्लंट और बोल्ड और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। उन्होंने कहना है कि जनाब हमने आपको बिजली ये कहा था, पेट्रोल ये कहा था, फलां। अब महारत ये है, असल महारत ये है, ये सारे का सारा मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं, बाहर बड़े मियाँ साहब भी बैठे हैं, इसहाक डार साहब भी बैठे हैं, इनकी इधर भी टीम बैठी है, इन सब पे ये वजन है। अच्छा, किस हद तक कंट्रोल कर पाएंगे मुझे ये बताइए? मैं ये समझता हूँ, आप जिस तरह से कह रहे हैं इसहाक डार साहब
बड़ा विजन है उनका, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर अब जो महंगाई का इस वक्त सैलाब आएगा उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? वैसे तो देखें जी, तारीख गवाह है कि जो चीज़ें महंगी हो गई वो सस्ती हुई नहीं है कभी। नहीं, अब अगर 25-30 रुपए फिर इजाफा हो जाता है सर, फिर कहाँ जाएगी बात? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ये तारीख गवाह है हमारे मुल्क की 72 साल के जो चीज़ महंगी हो गई वो सस्ती नहीं हुई। फॉर द टाइम बीइंग हो गई, थोड़ी सी कीमत नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई। महंगाई तो हाथ से निकल चुकी। असल चीज़ है आपकी डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने हैं मुल्क में, इकोनॉमिक एक्टिविटी इतना बूम दे कि आज अगर मेरी सैलरी 25,000 है और मेरे खर्चे 35,000 हैं, तो अगर मेरी कमाई 45,000 हो जाएगी, मुझे ये ऑयल 500 का नहीं चुभेगा। मुझे एडिबल ऑयल खरीदना 500 का तब चुभता है कि जब मेरी सैलरी 20,000 है और मैं नहीं, मेरी परचेजिंग। तो इस हुकूमत का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को इतना बूम दे, ख्वा अगेन थ्रू एमनेस्टी दे, लेकिन खुदारा एमनेस्टी अब रियल एस्टेट में ना दे, इंडस्ट्री की दे, कॉटेज इंडस्ट्री की दे। इस लाइन पे मुल्क को लेके आए, ना कि रियल एस्टेट माफिया की तरफ ले जाएं कि फिर लोग प्लॉट लें। खान साहब ने बड़ी तनकीद की थी एमनेस्टी पे, पिछली हुकूमत से 4 गुना ज्यादा आसान और सहल एमनेस्टी वो देंगे। यानी इस मुल्क की इकोनॉमी को हमारे रियल एस्टेट सेक्टर ने भी तबाह किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ। में बूम हमने देखा था, फिर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत आगे गई, उसकी वजह पूछ लें। आपने जब डॉलर 115 वाला 125, 35, 45, 50, 75, 185 पे ला के खड़ा किया, मैं जो एक एक्सपोर्ट कर रहा था $100 की और मुझे 115 रुपए मिलते थे, तो मुझे जब 190 रुपए मिले तो ला महला आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा आना है। इसमें इस साबका हुकूमत का कोई शेयर नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप देख लें, किसानों की जेब में अगर अरबों रुपए गए हैं तो उसका रिलीफ किसान सेक्टर को अगर मिला है, तो जनरल पब्लिक जो 80-90% है उसको तो आटा महंगा लेना पड़ा है, उसको तो चीनी महंगी खरीदनी पड़ी है। मैं आपको बताऊं, इकोनॉमी को कंट्रोल करना एक बड़ी साइंस है। अब बात यह है कि दावे तो 2018 में आने से पहले ये किए गए थे कि हम 200 बहुत बड़े मईशत दान लेके आ रहे हैं, हम मुल्क के अंदर जादू छू मंतर करेंगे और दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। IMF में भी नहीं जाना चाहते थे का ना, काम प्रोग्राम में वो भी एक तमाशा था, वो आप भी गवाह हैं इस चीज के, वो भी एक तमाशा था बहुत बड़ा कि 6 महीने तक हमारी फेडरल गवर्नमेंट ये कहते रहे कि हमने जाना है, IMF नहीं जाना है। आप करने क्या जा रहे हैं भाई? आपको रिश्ता लेने जा रहे हैं, रिश्ता देने जा रहे हैं कि आप घर में बैठे ये हुकूमतें फैसले करती हैं टॉप सीक्रेट, और अपनी इकोनॉमी को एक जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा करना होता है। अभी जो इस हुकूमत के पास टारगेट है, मैं गो के सियासी मेरा बयान नहीं होगा और ना आप इसको सियासी लें, अगर इलेक्शन का जो शोर मचा हुआ है, इलेक्शन कुछ भी नहीं करता इस मुल्क में। 2018 में भी इलेक्शन हुआ था, एक पार्टी ने कहा कि वाह 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 बड़ा बड़ा तबाही मच गई, इंसाफ हो गया। आखिरी बात कर रहा हूं, अभी फिर कोई जीत जाएगा या कोई हार जाएगा, एक धांधली का कहेगा, एक कहेगा बहुत अच्छा इलेक्शन हो गया। इलेक्शन कोई हल नहीं है, ये टोटल फेक स्टेटमेंट चल रही है इस वक्त जलसों में, जुलूसों में। अगर आप मुल्क की इकोनॉमी को सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं तो इलेक्शन ड्यू टाइम पे हों और सही वक्त पे। और मैं जहां तक अंदाजा है, शायद हमारा आइन 1 साल एक्सटेंड की भी इजाजत देता है। ठीक है, बहुत असेंबली को 5 से 6 साल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें, ये तो एक पॉलिटिकल है, लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी आएगी, इकोनॉमी सस्टेन तभी करेगी। अब छोटे मियां साहब आके 1 महीने में तो सब कुछ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तंसीर बुखारी साहब, शहजाद रजा मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। पॉलिटिकल फ्रंट पर भी हमने गुफ्तगू की कि इस वक्त जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो किस तरह से बेहतर होंगी, और ख़ास तौर पर एक आम आदमी का भी फोकस ये है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, महंगाई कम उसे फेस करनी पड़े, उसकी परचेजिंग पावर बढ़े। एक आम आदमी का मसला ये है कि उसे आम इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलें। अब आने वाले हालात में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस नई हुकूमत के लिए, इसको वो किस तरह से कंट्रोल करेंगे उसके बाद ही कुछ राय दे सकते हैं। नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।